अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा। और एक बार फिर कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको अपडेट करना चाहता हूँ। 4-5 पॉइंट्स मैंने अपने सामने लिखे हैं और ये उस हवाले से है कि आज हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ जो 14 कश्मीरी लीडरान की मुलाकात हुई, उसकी अहमियत क्या है, उसमें क्या तय पाया। आपको याद होगा कि कल मैं पहला गालिबन पाकिस्तानी टीवी एंकर पर्सन था जिसने इस पे थोड़ी सी रोशनी डाली, इस इशू को टच अपॉन किया। आज ज़्यादा टेलीविज़न चैनल्स ने, अखबारात ने इसे इसे डिस्कस किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अभी पाकिस्तान में इसका सही एनालिसिस जो है कि हुआ क्या है, इसकी अहमियत क्या है, वो ठीक तरह से नहीं है। चंद पॉइंट्स के ज़रिए मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी जो है आपके माइंड में आ सके। जिन 14 लीडरों ने नरेंद्र मोदी से उनकी रेजिडेंस में दिल्ली में मुलाकात की है 3 घंटे की, ये वो कश्मीरी रेजिस्टेंस नहीं है जिसने न्यू दिल्ली सरकार को हिंदुस्तान में कश्मीर में गुज़िश्ता 20-25-30 बरस से 1990 की दिहाई से चैलेंज कर रखा था। ये वो नहीं है। ये तो वही जमातें हैं जो दर हकीकत हिंदुस्तान के इल्हाक में, रियासत कश्मीर और हिंदुस्तान के इल्हाक में बिलीव करती थीं, जिन्होंने वहाँ पे हुकूमतें बनाई, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें पीडीपी है, महबूबा मुफ्ती की, और फारूक अब्दुल्ला की, जो शेख अब्दुल्ला की पार्टी है, उसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और इसमें तीसरा बड़ा जो कंपोनेंट है वो खुद इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिसके गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो इस आज की मीटिंग में शामिल थे। और उसके अलावा दूसरे तीसरे दर्जे की छोटी छोटी कश्मीरी लीडर जमातें हैं। ये सब प्रो इंडिया, प्रो दिल्ली, प्रो सरकार किस्म की जमातें हैं। और इनके साथ जो नेगोशिएशन हुई उसमें 5 किस्म के इश्यूज़ जो हैं वो हमें बताया जाता है कि सामने रखे गए। वो 5 इश्यूज़ क्या हैं जो इन कश्मीरी पार्टीज़ ने, जो प्रो इंडिया, प्रो दिल्ली कश्मीरी पार्टीज़ हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी से क्या मांगा। एक पॉइंट ये मांगा कि रियासत जम्मू एंड कश्मीर को दोबारा से उसके स्टेटहुड का स्टेटस उसको दिया जाए, उसके स्टेटहुड के, रियासत के स्टेटस को बहाल किया जाए। दूसरा ये कि वहाँ पर प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शंस करवाए जाएं। तीसरा ये कि प्रिजनर्स जो हैं उनको रिलीज़ किया जाए। चौथा ये कि जी पंडित जो हैं, कश्मीरी पंडित जो डिस्प्लेस हुए हैं 1990 में, उनकी रिहेबिलिटेशन हो, उन्हें दोबारा उनकी आबादकारी हो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और पांचवा पॉइंट ये है कि डोमिसाइल के रूल्स जो हैं उनको वज़ा किया जाए, उसमें क्लैरिटी हो, उसको फाइन कर दे। अब इसकी जो पहले 4 पॉइंट्स हैं, क्विक मैं आपको कमेंट कर दूं। देखिए, दिल्ली सरकार पहले दिन से चाहती है, ये क्लियर है कि वो चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाए। हिंदुस्तान की गुज़िश्ता 70 बरस की तारीख में यूनियन टेरिटरीज स्टेट्स बनी है, कभी किसी स्टेट्स को यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया गया। तो ये इनएविटेबल था, ये सिर्फ कुदरती है, ये सिर्फ नेचुरल है कि दिल्ली को, जम्मू एंड कश्मीर को दोबारा स्टेटहुड का स्टेटस देना था। और जब स्टेटहुड का स्टेटस देना है, पॉलिटिकल प्रोसेस करना है, तो वहाँ पर एक बराए नाम किस्म की इलेक्टेड असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, स्टेट असेंबली तो होगी ही। उसकी क्या पावर्स होंगी वो एक अलग इशू है, लेकिन स्टेट असेंबली ने भी वहाँ पे होना है, तो ये भी कोई मुतनाज़ पॉइंट नहीं है। तीसरा ये कि प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दिया जाए। हाँ, बहुत से लोगों को रिलीज़ कर भी दिया गया है। बहुत से जो हुर्रियत किस्म के लीडर्स हैं, जो आज़ादी के नारे मारते हैं, उनको अभी भी बंद करके रखा है। लेकिन ज़ाहिर है जब प्रोविंशियल स्टेटस होगा, असेंबली होगी, डिलिमिटेशन हो जाएगी, तो उन लोगों को भी रिलीज़ जो है वो कर दिया जाएगा। चौथा पॉइंट यह है कि जो पंडित्स हैं उन्हें कश्मीर में आबादकारी उनकी की जाए। इस पे भी कश्मीर में किसी तबका फ़िक्र को कोई एतराज़ नहीं है, बिकॉज कश्मीरी हमेशा से मानते हैं कि कश्मीरी पंडित जो हैं उनका कश्मीर की तहजीब, कल्चर से ताल्लुक़ है, वो वहाँ के ओरिजिनल भाषंदे हैं, वो उसके कल्चर का इंटेग्रल पार्ट हैं। और वो यहाँ से उस वक्त चले गए जब गवर्नर जगमोहन गालिबन थे 1990 में, जब उन्होंने डराया, एक मूव हुई। लेकिन उनके जाने को कभी भी कोई बहुत ज़्यादा पसंदीदगी की नज़र से नहीं देखा गया, बल्कि कई दफ़ा ये भी शक हुआ कि शायद ये न्यू दिल्ली सरकार ही की एक मूव थी, दुनिया के सामने एक काओस पैदा करने के लिए किया गया। तो ज़ाहिर उस पर भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। अब इसमें एक हाँ सिर्फ कंट्रोवर्सी ये है कि पंडित कितने हैं, 3 लाख 4 लाख वो लोग हैं, या उनकी आबादी को 10 15 20 लाख बताया जाता है। इसमें खासा झगड़ा है कि वो असल में कौन लोग हैं जो यहाँ से चले गए हैं और किनको आबाद करने की कोशिश की जाती है। तो नंबर्स का इशू हो सकता है। फिर आखिरी जो 5वां पॉइंट है कि जी डोमिसाइल रूल्स, हाँ ये सिग्निफिकेंट है, क्योंकि गुज़िश्ता 2-2.5 बरस में, 2 बरस में जो सारी कोशिश की गई है डेमोग्राफिक चेंज की, आबादी के तनासब को बदलने की, उसका ताल्लुक दर हकीकत डोमिसाइल रूल्स के साथ है। और ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। बॉटम लाइन क्या है इस आर्गुमेंट की? बॉटम लाइन ये है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। ये जो भी एक्सरसाइज हुई है, ये खालिस्तन हिंदुस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत के तहत ये एक्सरसाइज हुई है, चूँकि कुछ ऐसी इंटरनेशनल कंपल्जन्स हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, अफगानिस्तान से तालिबान का एक तरह से एमर्ज होना और अमेरिकी फौजों के विड्रॉल के हवाले से, चीन से टेंशन्स के हवाले से। और फिर ये है कि अगस्त 2019 की
جو ایبروگیشن کی گئی آرٹیکل 370 کے بعد کشمیر کے اندر یہ کوشش بھی کی انڈین اسٹیبلشمنٹ نے، نریندر مودی کی سرکار نے، کہ جو پرانی پارٹیز تھیں اس کے بجائے نئی پولیٹیکل اینٹیٹیز کھڑی کی جائیں جن سے ہم ڈائریکٹلی نیگوسیشن کر سکیں گے. اس میں دلی کو کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی، اس لیے جو پرانے پلیئرز تھے، جو پرانے ایکٹرز تھے، انہی کے ساتھ ایک دفعہ سے نیگوسیشن کرنی پڑ رہی ہے. مین افیکٹ اس کا کیا ہے؟ مین افیکٹ یہ ہے کہ نیریٹو چینج ہو رہا ہے، کہانی بدل رہی ہے. ہر کہانی میں ہیرو اور ولن ہوتے ہیں. پہلے اگر ہندوستانی عوام کی نظروں میں ہندوستان کی سرکار ہیرو تھی اور حریت جو ہے وہ ولن تھی، جو سڑکوں پہ آ کے نعرے مارتے تھے کہ ہم کیا چاہتے آزادی، ہم کیا مانگتے آزادی، ہم کو کیا چاہیے آزادی. تو وہ جو کشمیری لیڈرشپ ہے جو آزادی مانگتی تھی، جو اقوام متحدہ کی ریزولوشنز کی بات کرتی تھی، جو حق خود ارادیت کی بات کرتی تھی، وہ اب اس کہانی سے باہر ہو گئی ہے. ان میں سے بہت بڑی تعداد میں لوگ جیل میں ہیں، وہ ڈسپلیس ہو گئے ہیں. اور وہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو پہلے ہی دلی سرکار کے ساتھ تھیں، جنہوں نے کبھی دلی کو چیلنج کیا ہی نہیں، جو وہاں پہ حکومتیں بناتے رہے ہیں، انہیں ایز پلیئرز جو ہے اس پورے نیریٹو کی کہانی میں آج جگہ مل گئی ہے. اور آج جو نیگوسیشن ہو رہی ہے وہ اسی شیخ عبداللہ کے خاندان اور مفتی جو ہیں جو محبوبہ مفتی ہیں ان کی پارٹیز اور کانگریس کے درمیان میں ہو رہی ہے. دس از ریڈیکولس، یہ مذہق خیز ہے. اس میں در حقیقت کوئی لاسٹنگ سلوشن نہیں ہے. یہاں کوشش کیا کی جا رہی ہے؟ کوشش وہ کی جا رہی ہے جیسے شملہ ایگریمنٹ 1972 کے بعد ہندوستان نے یہ کہا کہ کشمیر، جموں اینڈ کشمیر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بائیلیٹرل ایشو ہے، انٹرنیشنل ایشو نہیں ہے. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ اگلے 30-35 برس تک یہ چیز کوئی بہت زیادہ افیکٹو بھی تھی اور نہیں بھی تھی، اور یہ مسئلہ دلی کے گلے میں لٹکا رہا. اب در حقیقت اس پوری ایکسرسائز کے نتیجے میں جموں اینڈ کشمیر کو دوبارہ ایک اسٹیٹ کا درجہ دیا جائے گا. ظاہر ڈی لمیٹیشن ایکسرسائز ہو رہی ہے جس سے دلی کنٹرول کرے گا، اور جو نئی سیٹس بنیں گی اس میں جموں کا رول بڑھ جائے گا، کشمیر کا رول تھوڑا سا کم ہو جائے گا. 107 سے 114 سیٹیں بنیں گی. تو جو نئے الیکشن ہوں گے اس کے نتیجے میں بی جے پی ڈائریکٹلی اور ان کولیشن جموں اینڈ کشمیر میں بھی اپنی حکومت بنا سکے گی. یہ وہ ڈی لمیٹیشن ایکسرسائز اور اس کا ہے. اور انٹرنیشنلی دلی سرکار یہ کہہ سکے گی کہ دیکھیے ہم نے ایک پولیٹیکل ایکسرسائز کی، ہم نے ڈی لمیٹیشن کروائی، ہم نے نئے سرے سے پروونشل الیکشنز کروائے، نئی پارٹیز الیکٹ ہو کے آ گئی ہیں جو کہ اب ہمارے نئے کانسٹیٹیوشن کو، جس کو ری آرگنائزیشن ایکٹ کہا جاتا ہے جموں اینڈ کشمیر کا، اسے انہوں نے تسلیم کر لیا ہے. تو یہ وہی پارٹیز ہیں جو پہلے بھی اس کو تسلیم کر لیتی. اگر ان کو کوئی خوف تھا تو حریت کا تھا، یہ کشمیری حریت پسندوں کا تھا، انہیں سائڈ لائن کر دیا گیا ہے. ایک نئی کہانی جو ہے، ایک نیا نیریٹو شیپنگ کر لی گئی. Will it work? Yes, for the time being, from the Indian point of view, from American point of view, from British point of view, اور from Indian public جو سب ظاہر ہے ان کے جو اخبارات و میڈیا ہیں، it will work. لیکن ہسٹری کا اگر ہم لیسن دیکھتے ہیں تو اکثر ایسی کی گئی چیزوں کا بعد میں ہی پتہ چلتا ہے 10 برس 15 برس کے بعد کہ کیا آپ نے جو ایک اسٹریٹجی بنائی تھی اس نے ڈیلیور کیا کہ نہیں کیا. 70 برس کی جو ہسٹری ہے کشمیر میں، ہندوستان کی ٹربلڈ ہسٹری ہے، اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ چیزوں نے اس طرح سے کبھی ڈیلیور نہیں کیا جس طرح سے ہندوستان نے سوچا تھا، اسٹیبلشمنٹ نے سوچا تھا. اس میں کیا ہوگا یہ بھی وقت ہی ثابت کرے گا کہ کیا ہوگا. آج اتنا ہی، پھر آپ سے بات ہوتی ہے. تھینک یو.